नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। गाजियाबाद के चर्चित नाबालिग हत्या मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने कहा है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में विभिन्न आपराधिक घटनाओं में समाजवादी पार्टी के समर्थकों की संलिप्तता सामने आ रही है और राजभर ने समाजवादी पार्टी के एमओआई और पीडीए राजनीतिक समीकरणों पर भी सवाल उठाए और कहा है कि पार्टी का पीडीए मॉडल पूरी तरह असफल साबित हुआ है। और राजभर ने यहां भी दावा किया है कि प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाओं की वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है और आप देखना होगा कि इस आरोपों पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। सर, गाजियाबाद में एक 17 वर्षीय किशोर की हत्या हो गई। परिवार ने 5 मुस्लिम परिवारों पर हत्या का आरोप लगाया। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी चंदौली में पटेल महिला जो उन्हीं की पार्टी के जिलाध्यक्ष महिला मंच की, और उसके घर में घुस करके समाजवादी पार्टी के नेता 4 यादव जी लोग उसको बुरी तरह उसका बाल पकड़ के पीट रहे हैं। हल्दरपुर में परसों जो है 4 यादव जाकर के राजभर को गोली मार देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। बाराबंकी में राजभर का मुड़िया काट देते हैं। देवरिया में राजकुमार चौहान के दिन में गोली मार करके हत्या कर देते हैं समाजवादी पार्टी के नेता यादव जी लोग। आए दिन इनकी घटनाएं सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। तो इनके जो कारनामे हैं वो जो पीडीए ये बोलते हैं, पीडीए इनका असफल है सिर्फ एमओआई फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ एमओआई कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी पर महिला सुरक्षा और महिला सम्मान के मुद्दे को लेकर बड़ा हमला बोला है। बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सपा नेता गर्गी पटेल पर उनके घर में हुए कथित हमले को लेकर समाजवादी पार्टी नेतृत्व से जवाब मांगा है। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी का महिला सुरक्षा और महिला सम्मान को लेकर दोहरा रवैया रहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर महिलाओं के खिलाफ घटनाएं सामने आने के बावजूद शीर्ष नेतृत्व मौन है। और पूनावाला ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव से सवाल करते हुए पूछा कि गर्गी पटेल से जुड़े मामले पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। और बसपा प्रवक्ता ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं और पूर्व में सामने आए विवादों का भी उल्लेख करते हुए पार्टी पर महिलाओं के मुद्दों पर गंभीर न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सपा नेतृत्व को इस घटना पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। वही इस मामले पर समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देखिए, ये बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो बलात्कारियों के बचाव में आकर कहती है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ये वो पार्टी है जिसमें आजम खान है, जिन्होंने जया प्रदा जी से लेकर रमा देवी जी के बारे में क्या क्या अपशब्द और महिला विरोधी बातें बोली थी। ये नवाब यादव की पार्टी है जिसने एक पीडीए समाज से आने वाली बेटी के साथ बलात्कार किया, तो डिम्पल यादव और अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा पेट्रोनेज दिया। और अब एक और घटना सामने आई है जिसमें दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की ही महिला नेत्री को उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने, प्यारे यादव या कुछ नाम है उनका,
उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर कितनी पिटाई कर दी। अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी इस पर चुप क्यों हैं? उनको स्टैंड लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी गुंडों की और बलात्कारियों के संरक्षण करने वाली पार्टी है, उसका मूल चरित्र ही यही है। कर्नाटक में कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और विधायक दल की बैठक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पटना में बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी लगातार अपनी शक खो रही है। और रामकृपाल यादव ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर दो नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। और उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच लंबे समय से राजनीतिक खींचातान चल रही है और जिसका असर सरकार के कामकाज पर पड़ रहा है। और बिहार मंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रही है और आंतरिक मतभेदों के कारण शासन प्रभावित हो रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में कर्नाटक की सरकार कांग्रेस सरकार के सामने राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती है। और हालांकि कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है और कर्नाटक की राजनीति में जारी घटनाक्रम पर भी सभी की नजर बनी हुई है। आज कर्नाटक में कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी जिसमें डीके शिव कुमार संभवतः नेता चुने गए। कांग्रेस पार्टी लगातार अपना साख खो रही है और कर्नाटक में उनकी पार्टी की सरकार है, मगर दो नेताओं में युद्ध की स्थिति है, गृह युद्ध की स्थिति है। अब सिद्धारमैया साहब थे लगभग 2.5 साल तक, अब वो हटा दिए गए। अब डी कुमार जी आ गए। तो जिस तरह से सिद्धारमैया की सरकार में बाधक बने डी कुमार जी, स्वाभाविक तौर पर सिद्धारमैया अपना बदला लेंगे, भी बाधक बनेंगे और सरकार कोई काम नहीं कर रही। वहां केवल कुर्सी को बचाने के लिए सारी ताकत, सारी एनर्जी लगा दी है। वहां कर्नाटक की जनता बदहाल है, फटेहाल है, लूट और भ्रष्टाचार का खेती हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये ज्यादा दिन तक चलने वाली सरकार नहीं है जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और अपराध के मुद्दे पर राज्य सरकार का बड़ा बयान सामने आया। खड़गपुर में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि राजनीति में शामिल हुए अपराधी और असामाजिक तत्व अब भी विभिन्न क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। दिलीप घोष ने कहा है कि पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच के दौरान ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है जिनमें कुछ लोगों के कथित गैरकानूनी संपर्क सामने आ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य पुलिस कानून के अनुसार सख्त कदम उठा रही है और आगे भी उठाएगी। और मंत्री ने कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी को भी कानून के खिलाफ काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बयान के बाद राज्य में कानून व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अभी भी जो क्रिमिनल्स एंटी सोशल पॉलिटिक्स में आए थे वो लोग जगह जगह उत्पात कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, बहुत लोगों को उठाया है, अभी उठाएगा, लेकिन उनकी जो इलीगल कनेक्शन था, पुलिस के साथ कनेक्शन था, वो बाहर आ रहा है। तो कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी कड़ाई से इसका ऊपर स्टेप लेगा। कोई किसी प्रकार कानून के खिलाफ काम नहीं कर पाएगा। 3 জুলাই বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় হাইকোর্টে স্থিতাবস্থা, এখনই বুলডোজার নয়। ठीक है, केस होना चाहिए। जहां भी अतिक्रमण हुआ है, कब्जा हुआ है किसी का जमीन, चाहे सरकारी जमीन है, उसका कंप्लेन होना चाहिए। चाहे तो जो किया है वो उसको निकाले, उसको तोड़े, जगह खाली करे, और नहीं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगा, जो जरूरत पड़ेगा वो होगा।
সুজিত বোসকে এখনো জামিন দিল না হাইকোর্ট। बहुत लोग सुजीत बोस जैसा अंदर है और भी अंदर जाएंगे। कानूनी कार्रवाई कोर्ट का हाथ में है, कोर्ट क्या करेगा हम क्या बोलेंगे उसमें। ट्राइब्यूनल उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित बूथ समिति की बैठक में बसपा नेताओं ने संगठन और जनसंपर्क को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और गढ़ी कैंट स्थित दुर्गामल मंडल की बूथ कमेटी 138 की बैठक में बसपा नेता नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसके माध्यम से देश भर के उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां सामने आती है जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण और सेवा भावना से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे कई लोग बिना किसी प्रचार या लाइफलाइन के समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और मन की बात जैसे इन मंच इन व्यक्तित्व को पहचान दिलाने और उनके कार्यों को देश के सामने लाने का माध्यम बनते हैं। और बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका और जनसंपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा की गई और बसपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री को हम सीधे सुन पाते हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मन की बात के उस कार्यक्रम से हम देश भर में उन लोगों को जान पाते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से समाज सेवा करते हुए एक बिना ख्याति और बिना चर्चा में आए हुए अपने काम पर लगे रहते हैं। वैसे लोगों को जिसको कोई पहचान नहीं चाहिए, केवल उनका संकल्प होता है कि मेरे कारण समाज में कोई परिवर्तन आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और देश के लोग भी जान पाते हैं कि हमारे देश के अन्य इलाकों में लोग किस प्रकार से, किस भावना से समाज में सेवा कर रहे हैं बिना किसी उम्मीद के। कोई जल संरक्षण कर रहा है, कोई बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को शिक्षा दे रहा है, कोई दूर दराज के जंगल में भी गरीब और परिवार को, समाज के पिछड़े परिवार को शिक्षा दे रहा है। कई अलग अलग तरह के लोग खेती से अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और अलग अलग प्रयोग हैं। उन चीजों को प्रधानमंत्री जी एक प्लेटफॉर्म देते हैं और हम लोगों को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा नेता गर्गी पटेल पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। चंडोली में बसपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी की कार्यशैली और उसके पीडीएफ फॉर्मूले पर सवाल उठाए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के भीतर कानून व्यवस्था और अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी महिलाओं के सम्मान को लेकर गंभीर नहीं है और गर्गी पटेल से जुड़े मामले ने इस मुद्दे को फिर से सामने ला दिया है। और बसपा नेता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी का पीडीए केवल राजनीतिक नारा बनकर रह गया है और इसमें सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। और सिद्धार्थनाथ सिंह के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। वो समाजवादी पार्टी की महिला है जिसका नाम गार्गी पटेल है। अखिलेश यादव जी के पार्टी के अंदर गुंडा राज है, ये सब जानते ही जानते हैं। महिलाओं का वो सम्मान नहीं करती ये पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये जग जाहिर होता जा रहा है। कहीं बलात्कार भी होता है तो उनके सबसे बड़े नेता जिनका हम हमेशा आदर करते, उन्होंने भी कहा था कि बलात्कार पे लड़के हैं तो लड़के हैं। महिलाओं का उस समय भी सम्मान नहीं था,
आज भी सम्माननीय अखिलेश यादव के कार्यकाल में। और साथ ही साथ एक और संदेश दिया है कि पीडीए के अंदर जो पिछड़ा है वो यादव है, कोई और जाति नहीं है। इसीलिए एक पटेल महिला को पीटा गया है, ये भी सामने आया है। तो पीडीए जो है एक दिखावा है, वो पिछड़ा जो है वो खाली यादव समाज है और कोई समाज ओबीसी का नहीं है। राजस्थान की राजनीति में बसपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जयपुर में बसपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला है। मदन राठौर ने आरोप लगाया है कि हनुमान बेनीवाल युवाओं को गलत दिशा में ले जाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को कानून और व्यवस्था के खिलाफ जाने की सलाह देना उचित नहीं है। राठौर ने बिजली बिल, मीटर और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कथित बयानों का जिक्र करते हुए कहा है कि इस तरह के बातें समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राजनीति में आदर्श आचरण और जिम्मेदार बयानबाजी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो या फिर युवाओं का नकारात्मक असर पड़े। इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में बसपा और आरएलपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। वहीं इन आरोपों पर हनुमान बेनीवाल या आरएलपी की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि हनुमान जी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, पथ भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नशा खुद भी करते होंगे और करवाते भी हैं, ये भी ठीक नहीं है। युवाओं को गलत रास्ता दिखा देना, यानी जैसे बिजली के बिल मत भरो, डायरेक्ट कनेक्शन कर दो तार से, मीटर को बाईपास करके, ये संदेश देना कोई मतलब अच्छा व्यवहार नहीं है। ये अराजकता पैदा करने का, अव्यवस्था पैदा करने का वो प्रयास कर रहे हैं। यानी बिजली का मीटर रीडर आए तो उसको पीटो। अरे ये क्या बोल रहे हो भाई, एक राजनेता ऐसा बोल सकता है क्या? और काहे का कोई सुप्रीमो है, ये स्वयंभू सुप्रीमो बन रहे हैं। राजनीति में देखिए आदर्श व्यवहार चाहिए। जिनके पास शब्दकोश नहीं है, जो शब्दों का चयन करते समय जैसे कोई नशेड़ी बोलता है वैसा शब्द ले लेते हैं किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए, मतलब बहुत गलत बात है। देखिए विपक्ष को विरोध करना चाहिए, लेकिन शब्द चयन अच्छे हो, सामने मिले तो नजरें नीची नहीं होनी चाहिए। आदर पूर्वक अपन एक दूसरे से व्यवहार कर सकते हैं, दुश्मनी करना ठीक नहीं है। वो तो दुश्मन की तरह बात करते हैं, दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। बाहुबली कैसे करता है वैसे करते हैं। बाहुबली है कहाँ? केवल दूसरे के भरोसे और ऐसा उच्छृंखल व्यवहार ठीक नहीं है। राजनीति में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, शुचिता लाना चाहिए। मैं तो आपके मीडिया से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का निश्चित रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए, ताकि राजनीति अच्छी बने, आदर्श राजनीति हो। विपक्ष पुरजोर तरीके से विपक्षी भूमिका निभाए, लेकिन दुश्मन तो नहीं बने, शब्द चयन तो ढंग के करे। शब्द नहीं है क्या? कड़े शब्द भी है, कड़े शब्दों से भी विरोध किया जा सकता है, लेकिन ये मूर्ख और ये ऐसे शब्द जो असंसदीय शब्द है वो बोले जा रहा है भाई। अब हनुमान बेनीवाल ने इस पे भी सवाल देश में महंगाई, ईंधन की कीमतों और आर्थिक चुनौतियों को लेकर जारी बहस के बीच शिवसेना नेता शयाना एनसी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि जब देश विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है तब सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। शयाना एनसी ने कहा है कि सरकार और आर्थिक संस्थाएं महंगाई तथा ईंधन कीमतों को
नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बढ़ती लागत के बीच कई उपभोक्ता अब वैकल्पिक परिवहन साधनों विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भी रुख कर रहे हैं। और शिवसेना नेता ने कहा है कि मध्यम वर्ग हमेशा अपने खर्चों का कम करने और बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिश करता है। उनके अनुसार सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्रतिक्रिया सक्रिय रही है और जबकि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है। इस बयान के बाद महंगाई, ईंधन कीमतों और आर्थिक नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। अपनी राजनीति करते हैं जब पूरे देश संकट से गुजर रहा है तो एकजुट रहिए। सुन लीजिए कि आरबीआई ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार को फोर्स करेंगे कि रिटेल और फ्यूल प्राइसेस हैं उसको कंटेन करें और इसमें इन्फ्लेशन को भी उन्होंने कंटेन किया है। पूरे विश्व में जब चर्चा हो रही है, भारत में भी शिफ्ट हो रहा है, ईवी शिफ्ट हो रहा है। सीएनजी कार बायर्स अभी ईवी ऑप्शंस देख रहे हैं, ईवी का कैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और जब कोई भी मिडिल क्लास हो या कोई भी व्यक्ति जब सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि कैसे हम कमी करें हमारे एक्सपेंसेस को और देखें कि कैसे सरकार का जो सहयोग मिल रहा है वो अपरंपार हो, और उसी दृष्टि में सरकार काम कर रही है। सरकार हो, आरबीआई हो, दोनों की प्रतिक्रिया बहुत ही सक्रिय है। सिर्फ विपक्ष की प्रतिक्रिया नकारात्मक। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में युवक की हत्या के मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विनोद बंसल ने इसे बेहद गंभीर और दुखद घटना बताया। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान विनोद बंसल ने कहा है कि यहां केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि आपसी विश्वास और भाईचारे पर भी हमला है। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बंसल ने अपने बयान में सामाजिक सौहार्द और विश्वास के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं समाज में चिंता पैदा करती है। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने और मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उल्लेखनीय किया कि गाजियाबाद की इस घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। मुस्लिम लड़कों ने बकरीद के आसपास, बकरीद के तर्ज पे जैसे बलि दी जाती है उस तरीके से चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है 5 मुस्लिम लड़कों के द्वारा। कैसे देखते हैं? बेहद खतरनाक और बीभत्स कांड हुआ। ये बकरीद के दिन हुआ, भाई के नाम पर बुलाया, भाईचारे की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसको ये कहा तू मेरा दोस्त है, तू जानता है बकरीद पर हलाल कैसे करते हैं, बकरीद पर कुर्बानी कैसे दी जाती है। इतना कहने के बाद तुरंत बाद उन्होंने चाकुओं से वार कर दिया। जिस तरह से बकरे को काटते हैं, मुझे लगता है कि वही मानसिकता उनके ऊपर हावी हो गई। जिस प्रकार से एक नहीं कई जिहादियों ने मिलकर के उस नाबालिग हिंदू युवक सूर्या की नृशंस हत्या गाजियाबाद के अंदर की, उसने कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। ये मानवता, मानवीयता का तो हत्या है ही है, साथ ही साथ उस विश्वास की भी हत्या है, उस कथन की भी हत्या है, उस मान्यता की भी हत्या है जो ये कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, जो ये कहते हैं कि जो ईद है वो सौहार्द का त्योहार है, जो ये कहते हैं कि ये तो भाईचारे का त्योहार है, लोगों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। भाई को चारे की तरह चरने की घटनाएं तो हमने बहुत सुनी थी, लेकिन भाई को त्योहार के दिन धोखा दे करके, विश्वासघात करके, जैसे उमेश कोले को मारा था, उससे भी ज्यादा बीभत्स घटना ये ईद के दिन हुई है। भारत के अंदर मुझे नहीं लगता कि पहले कभी इतिहास में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि ईद के दिन विश्वास की इतनी बड़ी नृशंस हत्या, भाई के
और दोस्ती की जो पवित्र रिश्ते हैं एक तरह से, उन रिश्तों की निर्मम तरीके से, अमानवीय तरीके से हत्या की गई है। हमें लगता है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस तो ये जो फरहान असद। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हम भारत के साथ।